नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल किस बात पर संतोष जता रही है? अमेरिका ने भारत से आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी मदद मांगी है जो पहले कभी नहीं हुई? और ईरान ने भारत की एक पुरानी सिरदर्द को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया? कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर शायद ही देखने या सुनने को मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आर्टिकल इसका रेफरेंस है। खबर है कि अमेरिका ने इतिहास में पहली बार भारत से जेट फ्यूल खरीदा है। फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला यह खास फ्यूल आमतौर पर अमेरिका से बाहर नहीं लेता, लेकिन इस बार हालत अलग थे। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस एनर्जी कंपनी सेवरॉन की रिफाइनरी में हाल ही में आग लगने की वजह से उनकी ऑयल प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुई। इसी वजह से सेवरॉन को अपने कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से जेट फ्यूल मंगवाना पड़ा और इसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए पहली बार भारत से जेट फ्यूल की सप्लाई की गई। बताया जा रहा है कि यह फ्यूल 28-29 अक्टूबर को गुजरात के जामनगर पोर्ट से एक टैंकर में लोड किया गया था और दिसंबर के पहले पखवाड़े में यह कंसाइनमेंट लॉस एंजलिस पोर्ट पर पहुंच जाएगी। आगे भी जामनगर से ऐसे और भी कई शिपमेंट भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जामनगर में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है। इसलिए स्पष्ट है कि यह डील रिलायंस ने पूरी की है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से रशियन क्रूड ऑयल से फ्यूल बना रही थी। यानी जब बात अमेरिका की जरूरतों की आती है तब उन्हें रूस के तेल से बना फ्यूल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब भारत डिस्काउंट पर वही तेल खरीदे तब वाशिंगटन को चिंता होने लगती है। अब बढ़ते हैं भारत रूस पर। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव भारत पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और साथ ही नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता से भी चर्चा की। यह कुछ दिनों तक भारत में ही रहेंगे और कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे। माना जा रहा है कि दिसंबर में होने वाली पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ही वे पहले से भारत पहुंचे हैं। अब बात सऊदी अरब में हुए इंडियन पिलग्रिम्स के एक्सीडेंट की। खबर है कि इस हादसे में जिन लोगों की भी जान गई है उनका अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा, क्योंकि बॉडी जैसी स्थिति में नहीं है कि उन्हें भारत लाया जा सके। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और प्रत्येक परिवार के 2 सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सऊदी भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। भारत सरकार ने फिलहाल किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की है, लेकिन तेलंगाना सरकार सबसे पहले आगे आई है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की। खबर है कि रेलवे अब स्टेशनों पर मैकडोनल्ड, डोमिनोज और KFC जैसे प्रीमियम फूड ब्रांड्स खोलने की अनुमति देने जा रहा है। जैसे एयरपोर्ट पर हाई क्वालिटी फूड आउटलेट्स होते हैं, वैसे ही जल्द आप प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी ये ब्रांड्स देख सकेंगे। शुरुआत में इसे कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जा सकता है और सफल होने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत और ईरान से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। खबर यह है कि ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा खत्म करने का फैसला कर दिया है। यानी अब चाहे आप ईरान में एंट्री करना चाहें या ईरान को सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना चाहें, दोनों ही स्थितियों में आपको पहले से ईरान की एम्बेसी से वीजा लेना जरूरी होगा। ये नया नियम 22 नवंबर से लागू हो रहा है। पिछले साल फरवरी 2024 में टूरिज्म बढ़ाने के लिए ईरान ने भारत के लिए वीजा वेवर लागू किया था। इसके तहत भारतीय नागरिक हर 6 महीने में 15 दिन तक वीजा फ्री ईरान में घूम सकते थे, लेकिन भारत ने इस जेस्चर का रेसिप्रोकेशन नहीं किया। आज भी ईरानियों को भारत में आने से पहले वीजा लेना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने 2 साल होने से पहले ही यह वीजा वेवर अचानक क्यों वापस ले लिया? इसके पीछे के 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं: भारत के अवैध इमिग्रेंट्स और भारतीय ट्रेवल एजेंट्स की चालबाजियां। पिछले 1 साल में कई भारतीय ट्रेवल एजेंट्स ईरान की वीजा फ्री एंट्री का दुरुपयोग करने लगे थे। वे लोगों को वहां भेजते थे और दावा करते थे कि ईरान से किसी तीसरे देश में भेज देंगे, लेकिन होता ये है कई इंडियंस ईरान में किडनैप होने लगे। कई एजेंट्स पैसे लेकर लोगों को छोड़कर भाग आते थे। कुछ लोग खुद ही ईरान में नौकरी ढूंढने के चक्कर में ओवर स्टे करने लगे और फिर ईरानी पुलिस उन्हें पकड़कर वापस भारत भेज देती थी। इंडियंस की किडनैपिंग के मल्टीपल केस सामने आ चुके हैं। कई परिवारों से फिरौती मांगी गई। कुछ लोग वापस आ गए, लेकिन कई आज तक लापता हैं। इन सभी घटनाओं के कारण ईरान की पुलिस पर भारी दबाव बढ़ गया था। ऊपर से भारत सरकार भी ईरान पर प्रेशर डाल रही थी कि अपने नागरिकों को ढूंढा जाए। आखिरकार ईरान ने फैसला किया कि वीजा फ्री एंट्री हटा दी जाए ताकि सिर्फ जेन्युइन टूरिस्ट ही देश में आ सकें। यानी ईरान के लिए भी और भारत के लिए भी यह सिरदर्द खत्म कर दिया है। सच बात तो यह है कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स और ट्रेवल एजेंट्स हैं, उन्हीं के कारण भारतीय जेन्युइन टूरिस्ट को दुनिया भर में परेशानी झेलनी पड़ती है और इसी वजह से अधिकतर देश भारत को वीजा फ्री एंट्री देने से बचते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। यह
अपडेट फ्रांस और यूक्रेन को लेकर है। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। न्यूज यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच राफाल फाइटर जेट्स की एक बड़ी डील साइन हुई है। इस डील के तहत यूक्रेन ने 100 राफाल फाइटर जेट्स, 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रांस से खरीद लिए हैं। फ्रांस अगले 10 साल यानी 2035 से पहले सभी जेट्स और डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पूरी करेगा। इसके अलावा इस डील में ड्रोन इंटरसेप्टर्स, गाइडेड बम और एम्यूनेशन भी शामिल है। डिलीवरी 3 साल बाद शुरू होगी। डील की कीमत अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फ्रांस, नाटो और EU जिन रूसी एसेट्स के $160 बिलियन फ्रीज करके बैठे हैं, हो सकता है कि उसी फंड से इस डील का भुगतान किया जाए। इस डील के लिए बाद डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है उसकी ऑर्डर बुक और भी लंबी हो चुकी है। कंपनी के पास पहले ही 300 से 400 फाइटर जेट्स के ऑर्डर पेंडिंग है। और अब बात उस मुद्दे की जहां भारत को अब भी तेजी दिखानी पड़ेगी। MMRCA 2.0 का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 10-12 साल से अटका पड़ा है। तो उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, फ्रांस से 114 राफेल फाइटर्स की डील साइन करे, वरना जैसे बाकी देशों के ऑर्डर बढ़ रहे हैं हमारी डिलीवरी भी और ज्यादा लेट होती जाएगी। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को डेथ पेनल्टी सुनाई है। ऐसा लगता था कि इस फैसले पर कई वेस्टर्न देशों की तरफ से कड़े बयान आएंगे, लेकिन अभी तक लगभग पूरी वेस्टर्न दुनिया चुप्पी साधे हुए है। यहीं पर एक दिलचस्प बात है, संयुक्त राष्ट्र ने इस डेथ सेंटेंस का वेलकम किया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रवक्ता रवीना शमसदानी ने कहा कि पिछले साल जिन विक्टिम्स पर अत्याचार हुए, यह फैसला उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी UN इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई ह्यूमन राइट्स NGO और दुनिया भर के कई संगठनों ने इस डेथ पेनल्टी का कड़ा विरोध किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि बांग्लादेश का कोर्ट का ट्रायल फेयर नहीं था। ट्रायल इंटरनेशनल लॉ और स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चला और जिस कोर्ट में ट्रायल हुआ उसकी अनफेयर प्रोसीडिंग की हिस्ट्री पहले से मौजूद है। यानी UN और ह्यूमन राइट्स NGO दोनों की राय यहाँ पर पूरी तरह से उलट पुलट हो गई है। इस बीच भारत की पोजीशन क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सिर्फ एक न्यूट्रल सा बयान दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि बांग्लादेश ने जो एक्स्ट्रा ट्रीटी और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है, भारत को कानूनी रूप ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है। इसके कारण ये है कि ये पूरी प्रोसीडिंग इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हुई है। बांग्लादेश में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट सत्ता में नहीं है। ट्रायल के दौरान शेख हसीना भी मौजूद भी नहीं थी और भारत द्वारा उन्हें शरण देना किसी भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है। इसलिए भारत इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत उन्हें सौंपने का कोई कानूनी दबाव नहीं बनता भारत पर। अब बड़ा सवाल है, क्या भारत ने सही किया? भारत ने शेख हसीना को शरण देकर क्या सही कदम उठाया या फिर मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपकी राय क्या है? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।